जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। पहला क्वेश्चन है आपका इडियम फ्रेज का मीनिंग बताना है और इडियम है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। देखिए, मैंने सारे जो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सेट का, मैंने उसको क्या किया है कि हाईलाइट कर दिया ताकि आप इजीली पढ़ पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बारिश होना, बहुत ज़्यादा बारिश होना। रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि बारिश में कुत्ते और बिल्ली गिर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश होना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको एंटोनिम बताना है और एंटोनिम बताना है जिस वर्ड का, वो है वायलेंट। वायलेंट और ये कह रहा है वायलेंट यानी इसका अपोजिट। वायलेंट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, हिंसा। ही वॉज क्वाइट वायलेंट इन हिज बिहेवियर। वो अपने बर्ताव में बिल्कुल हिंसक है, यानी लड़ाई करने वाला है, फिजिकल होने वाला पर्सन है, फिजिकली लड़ाई झगड़ा करने वाला है। ठीक है, तो इसका आपको एंटोनिम बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, जेंटल है। जेंटल का मतलब विनम्र आदमी होता है। क्या होता है जेंटल का मतलब? विनम्र, अच्छे व्यवहार वाला आदमी। ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। क्रेजी का मतलब होता है पागल, किसी चीज़ के पीछे क्रेजी होना, पागल होना, चाहे वो किसी लड़की के पीछे क्यों ना हो। एग्रेसिव का भी मतलब इसका सिनोनिम हो जाएगा, वायलेंट का सिनोनिम हो जाएगा एग्रेसिव, यानी लड़ाई अपने बातों को रखने के लिए, अपने पॉजिटिव थिंग्स को या किसी भी चीज़ को रखने के लिए ज़्यादा हाई हो जाना, एग्रेसिव यानी हिंसक व्यवहार करने वाला। बीइंग फोर्सफुल एंड असर्टिव इन योर ओपिनियन। सैवेज का मतलब होता है ब्रुटल, जंगली व्यक्ति, यानी क्रूएल। ब्रुटल बोल सकते हैं, क्रूएल बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। होप करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी एंटोनिम बताना है, बशर्ते कि इसमें जो एंटोनिम है ये हैड और विजिटर्स के बीच में फिल करना है। मेरी गलती से इसमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस दे देना चाहिए था, जो कि नहीं दे पाया हूँ। वी यूजुअली हैड डैश विजिटर्स ड्रॉपिंग बाई बट नाउ वी हैव वेरी लेस विजिटर्स। यहाँ पे जो वर्ड वेरी लेस है, हमें इसका एंटोनिम यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, वेरी लेस का मतलब बहुत कम होता है और हमें क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा इनमें से कौन से वर्ड का मतलब बहुत ज़्यादा होता है? ये जो तीनों वर्ड देखेंगे ऑप्शन ए से सी तक, इन सब का मतलब होता है कम, और अम्पटीन का मतलब होता है ज़्यादा, इनफ, पर्याप्त। तो यहाँ पे हो जाएगा वी यूजुअली हैड अम्पटीन विजिटर्स ड्रॉपिंग बाई बट नाउ वी हैव वेरी लेस विजिटर्स। कह रहा है कि आमतौर पर तो हमारे पास बहुत सारे आगंतुक आते हैं, लेकिन अब जो है बहुत कम विजिटर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे इनसफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त। सफिशिएंट मतलब होता है एक इनफ क्वांटिटी या इनफ नंबर में किसी चीज़ का होना, और इन लग गया तो इसका एंटोनिम हो जाएगा नहीं, अपर्याप्त होना। ए हैंडफुल ऑफ का मतलब होता है ए स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में नहीं होना। स्मॉल और क्वांटिटी कम मात्रा में। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, और इसमें आपको बताना है, ये जो बोल्ड पार्ट है और हाईलाइट अंडरलाइन है, इसका हमें सब्स्टिट्यूट बताना है। इनमें से कौन सा इसके जगह पे आएगा? द मैन वाज कन्विक्टेड ऑफ मर्डर बाय द जूरी बट ही इज नॉट कमिटेड। तो आप देखिए, दो काम हो रहा है। पहले किसी आदमी ने एक अपराध किया, फिर इसको सज़ा दी गई। तो पहले क्या किया होगा? पहले अपराध हुआ होगा, उसके बाद सज़ा दिया गया होगा। तो ये जो पहला पार्ट है, आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, ये पहला पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वर्जन है, और ये जो है वो सिंपल प्रेजेंट दिया है। तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट होगा, क्योंकि पहले ये पास्ट प्रेजेंट है और यहाँ पे होगा पास्ट परफेक्ट, क्योंकि पहले अपराध किया गया होगा, उसके बाद उसको सज़ा सुनाई गई होगी। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट तो होगा नहीं, इसमें भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ए बी डी, ये तीनों क्या हो जाएंगे? ये तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हैड नॉट कमिटेड इट, ही हैड नॉट कमिटेड, यानी लेकिन आदमी ने अपराध नहीं किया, फिर भी उसको सज़ा, जूरी के द्वारा सज़ा सुना दिया गया। ठीक है, पहले अपराध होगा, उसके बाद सज़ा सुनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर 5 है और आपको क्वेश्चन नंबर 5 में एक सेंटेंस को 4 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है और आपको बताना है कि इनमें से किस सेगमेंट में एरर है। Hardik's horoscope says that the stars will be exercise a benign influence on his life. हार्दिक का होरोस्कोप यानी राशिफल, हर किसी के नाम का एक राशि होता है, उस राशिफल का उसके जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है कि मनुष्य के जीवन पर तारों, ग्रह और नक्षत्र का जो प्रभाव पड़ता है उसके अध्ययन को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि हार्दिक का हॉरोस्कोप कहता है कि द स्टार यानी नक्षत्र का उसके जीवन पर हल्का सा प्रभाव पड़ेगा। बेनाइन का मतलब होता है हल्का, मतलब ज़्यादा कठोर नहीं, नॉर्मल सा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टार प्रभाव डालेगा, न कि स्टार के ऊपर प्रभाव डाला जाएगा। द स्टार विल बी एक्सरसाइज नहीं, स्टार विल एक्सर्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो पहली बात तो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा और यहाँ पे विल बी नहीं होगा, विल एक्सर्ट, EXERT। एक्सर्ट का मतलब होता है किसी के ऊपर प्रभाव डालना, अप्लाई और ब्रिंग अबाउट समथिंग ऑन समवन, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, विल एक्सर्ट। यहाँ पे हो जाएगा द स्टार्स विल एक्सर्ट अ बेनाइन इन्फ्लुएंस ऑन हिज लाइफ। बेनाइन का मतलब जैसे कैंसर का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो बेनाइन स्टेज होता है। बेनाइन जो माइल्ड हो, जो ज़्यादा हानिकारक नहीं हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको 6 नंबर क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग बताना है। समवन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू डिसीव अंडर एन एज्यूम्ड कैरेक्टर, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी और का भेष बनाकर, किसी और के फॉर्म में आकर आप किसी को ठगता हो। जैसे कि आपने इस मूवी में अजय देवगन जो है वो अपने पिता का वेशभूषा धारण करके बैंक में जाता है और उनके अकाउंट से पैसे निकाल लेता है, ठीक है। आप उसको बोलते हैं बहरूपिया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर, इम्पोस्टर। इम्पोस्टर यानी बहरूपिया, जैसे किसी और का कोई डॉक्यूमेंट ले करके उसके नाम से फाल्स जाके लोग दावा ले करके कोई भी चीज़ का फ़ायदा उठाता है, लाभ उठाता है, तो उसको आप इम्पोस्टर बोल सकते हैं। बाकी के सारे ऑप्शन देख लेते हैं। इमिटेटर यानी इमिटेट का मतलब होता है अनुकरण करना, फॉलो करना, ठीक है। तो इसी से बन गया इमिटेटर यानी अनुकरण करने वाला कोई पर्सन, ठीक है। फॉलोवर बोल सकते हैं इसके यहाँ पे, फॉलोवर। एक्सप्लोरर यानी खोज करता, इम्बेसाइल का मतलब होता है मूर्ख। चारों ऑप्शन क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको इन सारे सेंटेंस में से, चारों सेंटेंस में से बताना है कि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। देखिए तो यहाँ पे देखेंगे टुडे इज 6th, पहला ऑप्शन में है टुडे इज अ 6th, टुडे इज द 6th। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे द 6th होगा, क्योंकि ये ऑर्डिनल नंबर जो होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो नंबर होते हैं इनको हम ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं, ठीक है, ऑर्डर बताते हैं। तो इनके पहले हमें द का यूज करना होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। टुडे इज द 6th डे ऑफ आवर वर्कशॉप, हमारे वर्कशॉप का आज 6ठा दिन है। ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर हाईली एंथुजियास्टिक, तो आज हमें भी एक वर्कशॉप ज्वाइन करना है जो कि पीएम गति शक्ति पोर्टल है। पीएम गति शक्ति स्कीम के बारे में आप सब लोग पढ़ रहे होंगे। पीएम गति शक्ति स्कीम जो है 2021 में आया था, इसके 3 साल पूरे होने वाले हैं और इस स्कीम का मोटो है कि जितना भी गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको एक पोर्टल पे लाना, इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, ताकि वो एक दूसरे के साथ कोलैब करके एक दूसरे की हेल्प कर सके और हमारे देश के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो सके। तो मैं उस पर काम करता हूँ पीएम गति शक्ति पोर्टल पे। तो आज हमारा वर्कशॉप है जो ये कह रहा है कि टुडे इज़ द 6th डे ऑफ आवर वर्कशॉप, ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर हाईली एंथुसियास्टिक। जितने भी प्रतिभागी हैं वो सारे बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको ये सेंटेंस जो है वो पैसिव में दिया गया है और आपको एक्टिव वॉइस में बनाना है। ऑलरेडी पैसिव में है ये और आपको एक्टिव बनाना है इसका।
वाज द कॉन्फ्रेंस नॉट अटेंडेड बाई देम, क्या कॉन्फ्रेंस उनके द्वारा अटेंड नहीं किया गया था। तो यहाँ पे जो देम है ये आपका ऑब्जेक्ट है, पर ये सब्जेक्ट बन जाएगा। पर ये क्या है, ये है आपका इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में ये यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव है। तो यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आपका आता है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो ये देखिए, ये जो है आपका ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का बनाया हुआ पैसिव वॉइस है। तो आप पास्ट इंडिफिनिट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो पास्ट इंडिफिनिट में आप डिड का यूज करते हैं। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए में ही केवल डिड का यूज किया गया है, बाकी सारे ये प्रेजेंट में है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे और आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। डिड दे नॉट अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इसमें भी आपको एक्टिव वॉइस बनाना है और सेंटेंस जो है वाज द बेगर नॉट बीइंग बीटेन बाई हर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया गया है, पैसिव आपको एक्टिव बताना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाज सी नॉट बीटिंग द बेगर। यहाँ पे वर्ब के साथ जो थर्ड फॉर्म आता है, वर्ब में जो आईएनजी लगता है उसी को हमें चेंज करके क्या करना होता है, बी के साथ आईएनजी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होता है पैसिव वॉइस में। जब भी कंटिन्यूअस टेंस की बात होती है तो वहाँ पे आपका एक वर्ड आ जाता है, वो है बीइंग, और जो वर्ब होता है जिसमें आईएनजी लगा होता है उसके साथ लग जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म V3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइदर जॉन नॉर सिमोन आर कमिंग टू द मीटिंग। आपका जो सब्जेक्ट है वो एक कंपोजिट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट है। अब इसके साथ आपको बताना है, यहाँ पे देखिए जो गलत है ना, ये आर वर्ड, आर जो हेल्पिंग वर्ब है वो गलत है, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लुरल है, इस पर डिसाइड करता है आपका कौन सा वर्ब होगा। देखिए, तो नाइदर और नॉर, जब भी दो नाउन जुड़ते हैं नाइदर और नॉर से, तो हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो बाद वाले के साथ होगा। नॉर के बाद वाला जो सब्जेक्ट आएगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे वर्ब यूज करना होगा। तो सिमन जो है वो सिंगुलर है, तो उसके लिए यहाँ पे आर नहीं इज आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाइदर जॉन नॉर सिमोन इज कमिंग टू द मीटिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है कि कौन से सेंटेंस का वर्ड जो है वो करेक्टली स्पेल्ड किया गया है। द गिवन सेंटेंस है सम वर्ड्स विथ इनकरेक्ट स्पेलिंग। इस सेंटेंस में कोई वर्ड है जो इनका स्पेलिंग जो वो इनकरेक्ट है, और आपको बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग वाला कौन सा सेंटेंस है। देखिए, तो ये सेंटेंस बनेंगे, बीइंग अ मिलेनियर, मिलेनियर भी गलत है, और यहाँ पे ही इज लीडिंग अ लग्जरियस, दोनों वर्ड जो है वो गलत स्पेल्ड किए होंगे। बताना है कि कौन से ऑप्शन में ये वर्ड जो है वो सही है। बीइंग अ मिलेनियर, देखिए यहाँ पे मिलेनियर जो है ई गलत है, ई नहीं आता है, ऑप्शन ए गलत है। बीइंग अ मिलेनियर सही है। ही इज लीडिंग अ लग्जरियस, यहाँ पे लग्जरियस आई के बाद ओ आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये आई नहीं दिया लग्जरियस में, और यहाँ पे मिलेनियर का ओ छोड़ दिया है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, सिनोनिम बताना है हैप्लेस। देखिए, दो वर्ड सेम प्रतीत होते हैं, हैप्लेस और होपलेस। ठीक है, तो होपलेस का मतलब होता है उम्मीद नहीं होना। ठीक है, और हैप्लेस का मतलब होता है अनलकी, अनफॉर्चुनेट। हैप्लेस का मतलब कहते हैं अनलकी, अनफॉर्चुनेट, और होपलेस यानी उम्मीद का नहीं होना, निराश। तो हैप्पी, अनफॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट, डिसटेस्टफुल। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फॉर्चुनेट यानी भाग्यशाली। हैप्लेस यानी अभाग्यशाली, अभागा, और ये हो जाएगा फॉर्चुनेट, भाग्यशाली। हैप्पी यानी खुश, अनफॉर्चुनेट मतलब अभागा। डिसटेस्टफुल का मतलब होता है नापसंद, अच्छा नहीं होना। अरुचिकर, अनइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टिंग,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, 13 पे सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, और इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक फिलर्स बनाना है। आई फाइंड दैट स्टूडेंट्स नाउ अ डेज आर नॉट इंटरेस्टेड इन लेटर्स बाई हैंड। तो लेटर्स हाथ के द्वारा लिखा जाता है, तो राइटिंग का ऑप्शन राइट रेटिंग, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइटिंग। देखिए राइट का मतलब ये राइट है, RIGHT, राइट का मतलब सही होता है। RIOT राइट का मतलब होता है दंगा फसाद। और ये रेट है, रेट से बना है रेट करना, यानी किसी चीज़ को अप्रेजल करना। जब आप कोई भी ऐप होता है, किसी भी चीज़ को रेट करते हैं, 5 स्टार के आधार पर रेटिंग का, उसको रेट बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपका राइट आंसर इसका पहले तो 13 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, आपको बताने में से कौन सा वर्ड जो है इनकरेक्टली स्पेल्ड किया गया है। कंसल्टेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्पिरेसी और कॉन्फिगरेशन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एस नहीं आता है, सी होता है। कॉन्स्पिरेसी का होता है CY होता है। कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र, प्लॉट। कंसल्टेंसी यानी परामर्श सेवा। कंसल्ट का मतलब हेल्प, किसी को एडवाइस देना होता है। कंसल्टेंसी यानी वो सर्विसेज जहाँ पे लोगों को एडवाइस दिया जाता है, इकोनॉमिक एडवाइस, चाहे कानूनन सलाह, जो भी हो, ठीक है। तो वो कंसल्टेंसी यानी परामर्श सेवा होता है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी नियम कानून, हमारा संविधान। कॉन्फ़िगरेशन यानी किसी भी चीज़ का कॉम्बिनेशन, जैसे आप कोई लैपटॉप खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, उसका जो पार्ट्स होते हैं उसका क्या कॉम्बिनेशन है, उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन, यानी विन्यास। एक वर्ड में बोला जाए तो उसको विन्यास बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस और एक्शन, यानी दो मत के बीच कन्फ्यूजन होना, हेजिटेट होना अलग अलग काम में कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, तो उस कन्फ्यूजन को क्या बोलते हैं, वैसिलेट बोलते हैं। ये बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, हिचकिचाना, वैसिलेट। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस और एक्शन। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। स्वे मतलब फिजिकली किसी चीज़ का झूलना होता है, हिलना डुलना, लेफ्ट राइट होना, जैसे झूला होता है, क्या होता है, स्वे होता है, झूलता है, ठीक है। तो एक वर्ड में इसको हम डोलना बोल सकते हैं। वायाडक्ट का मतलब होता है ब्रिज। दो घाटियों में, किसी वैली में जो कोई रेलवे ब्रिज हो या रोड का ब्रिज हो, उसे हम वायाडक्ट बोलते हैं। थ्रिफ्टी का मतलब होता है इकोनॉमिकल, वो व्यक्ति जो पैसे का वेस्टेज नहीं करता, मितव्ययी। इकोनॉमिकल इसका सीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, और 16 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अब तक इस क्वेश्चन में पूरे 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ चुके हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम और वॉइस। ये सबसे ज़्यादा मेन जो है, ये आपके मार्क्स रखते हैं, मतलब इनसे आपका अगर आप कमांड कर लेते हो वो कैप पर, ठीक है, और तो आपका मार्क्स जो है वो अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं। इंग्लिश में अच्छा खासा कमांड हो जाता है आपका। वन हु लुक्स एट द निगेटिव साइड ऑफ एवरीथिंग, वो व्यक्ति जो हर चीज़ के नकारात्मक पहलू को देखता है, मतलब जो निगेटिविटी वाला पर्सन है, निगेटिव माइंड वाला, हर चीज़ में नकारात्मक देखता है, उसका साइड इफेक्ट देखता है कि गलत क्या परिणाम होगा, उस पर ज़्यादा उसका फोकस रहता है। उस व्यक्ति को हम बोलते हैं पेसिमिस्ट, यानी निराशावादी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्टिमिस्ट इसका एंटोनिम हो जाता है आशावादी, वो जो हर पहलू में एक उम्मीद की किरण देखता है, हर चीज़ का अच्छा पहलू देखता है, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। और जो गलत पहलू को देखता है उसे बोलते हैं पेसिमिस्ट। और एक्टिविस्ट यानी कोई पर्टिकुलर राजनीतिक दल का कोई नेता या कोई पर्सन जो किसी कार्य के लिए हमेशा उत्सुक रहता है, कार्यकर्ता जो होता है, उसको हम एक्टिविस्ट बोलते हैं। सोशल या पॉलिटिकल चेंज के लिए जो अग्रसर होते हैं, पॉइनर होते हैं, उसे हम एक्टिविस्ट बोलते हैं। रेसिस्ट यानी जातिवादी, वो व्यक्ति जो जातिवाद को मानता है, रेस कास्ट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, और 17 नंबर क्वेश्चन में आपको इडियम फ्रेज का मीनिंग बताना है। टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न्स,
टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब होता है किसी सिचुएशन को, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को सामने से आकर के मुकाबला करना, डटकर उसका सामना करना। तो ऑप्शन नंबर जो है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टू डील विथ अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन ए वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे। तो बुल का मतलब होता है सांड, तो टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न्स, उसके सींग को पकड़ करके सामने से उसका सामना करना। ठीक है, सांड को जाके सामने से आप उसको सींग पकड़ के उससे लड़ाई करते हो, यानी क्या कर रहे हो आप, सिचुएशन को सामने से कॉन्फिडेंट वेरी डायरेक्ट हैंडल कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर में आपको एंटोनिम बताना है। देखिए अब तक 3 एंटोनिम, 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 2 एडियम फ्रेज आ गए। तो सबसे ज़्यादा वेटेज वो कैप का होता है इंग्लिश में, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एंटोनिम बताना है स्लगिश का। स्लगिश का मतलब है धीमा, सुस्त। हैवी आउटफिट्स मेक द मोमेंट ऑफ ट्रेकर्स स्लगिश, यानी भारी जो कपड़े होते हैं, जो ट्रेकर्स होते हैं, उनके मोमेंट को, उनके गति को धीमा कर देता है, स्लो कर देता है। तो ट्रेकर्स पहाड़ पे जो चढ़ाइयाँ करते हैं, ट्रेकर्स बोलते हैं। ट्रैकिंग करने हो सकता है आप जाते होंगे। ठीक है, अभी मैं लेपर्ड ट्रेल्स गया था गुड़गांव में, जो कि यहाँ से 35 के अप्रॉक्स किलोमीटर, वहाँ पे आप ट्रैकिंग करने जा सकते हैं, यानी पहाड़ की ढलाइयों पर चढ़ना पैदल। ठीक है, उसे ट्रैकिंग बोलते हैं। तो जो कह रहा है कि हैवी आउटफिट्स, यानी भारी कपड़े जो ट्रेकर्स के मूवमेंट को स्लो कर सकते हैं। तो स्लगिश का मतलब होता है लेजी, आलसी, धीमा। तो ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्टिव, फुर्तीला, चुस्त दुरुस्त। डिस्टॉर्टेड का मतलब है विकृत, किसी चीज़ के मेन फॉर्म को चेंज कर देना, डिस्टॉर्ट कर देना, विकृत कर देना। आई कैचिंग यानी मनमोहक, अट्रैक्टिव। कंफर्टेबल, आरामदायक। क्वेश्चन नंबर 19, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन गिवन सेंटेंस। ये जो अंडरलाइन सेगमेंट है और रीबिल्डिंग, इसका सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। द फैमिली इज नाइदर इंटरेस्टेड इन सेलिंग द हाउस और रीबिल्डिंग। तो देखिए नाइदर के साथ क्या आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है, न कि और आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर रीबिल्डिंग इट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नाइदर, नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन होते हैं इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, और इस 20 नंबर क्वेश्चन में आपको सिनोनिम बताना है टेमिरिटी। टेमिरिटी का मतलब होता है उदंडता, धृटता, धृटपन। सी हैड द टेमिरिटी टू कॉल हर टीचर ए लायर। उसके पास क्या था, उदंडता था, तभी उसने अपने टीचर को क्या बोला, लायर, झूठा कहा। तो टेमिरिटी का सिनोनिम होता है इम्पोर्टेंस, दृढ़ता, उदंडता। ठीक है, टेडियस का मतलब होता है उबाऊ, बोरिंग। टेसिटर्न यानी रिजर्व, वो व्यक्ति जो कम बोलता है, अल्पभाषी। ट्रेंचांट मतलब तीखा, कड़वा, शार्प। नंबर 21 से लेकर के 25 तक क्लोज टेस्ट है, तो हम इस क्लोज टेस्ट को पढ़ेंगे पहले बिना फिल किए हुए, और उसके बाद मैं आपको फिल करके बताऊंगा। ताकि क्या होता है ना कि जब आप फिल करे हुए पढ़ते हैं नॉर्मली, तो आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाता है कि किस बारे में बातें हो रही हैं, तो उसे आपको करना ईजी होता है। पर अगर आप एग्ज़ाम हॉल में और आपके पास टाइम नहीं है, तो ऐसा ना करें कि सो नॉर्मली ऐसे ना पढ़ें, फील करते हुए पढ़ लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द डैश ऑफ क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। ऑप्शन एडवांटेज, चैलेंज, सॉल्यूशन, एस्पेक्ट। यहाँ पे कह रहा है कि वर्ल्ड जो है ना किसी समस्या को फेस कर रहा है। क्या कर रहा है वर्ल्ड इस समय, क्लाइमेट चेंज के क्या कर रहा है, चैलेंज को फेस कर रहा है। ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन के बहुत सारे इफ़ेक्ट, प्रभाव हैं जो आज पूरा विश्व झेल रहा है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। बाकी के सारे जो ऑप्शन है ना, इसमें एडवांटेज, एस्पेक्ट, एडवांटेज फ़ायदा ये तो होगा ही नहीं, सॉल्यूशन भी नहीं होगा। चैलेंज और एस्पेक्ट में, तो एस्पेक्ट का मतलब होता है जैसे कि पहलू हो गया किसी, यहाँ पे द एस्पेक्ट एक पहलू की बात करें तो क्लाइमेट चेंज की एक पहलू नहीं है,
एक से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ग्लेशियर का पानी पिघल रहा है, बर्फ़ पिघल रहा है ना। तो ये एक पहलू की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। 22 आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, राइजिंग टेम्परेचर्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड मेल्टिंग आइस कैप्स आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द डैश ऑफ ए क्लाइमेट चेंज। कह रहा है बढ़ता हुआ तापमान, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, बहुत ज़्यादा मौसम की घटनाएं, जिससे बहुत ज़्यादा बारिश होना, कहीं बादल फटना, एंड मेल्टिंग आइस कैप्स यानी जो बर्फ़ है उनका पिघलना, ये आर जस्ट ए फ्यू ऑफ द डैश ऑफ ए क्लाइमेट। ये क्लाइमेट चेंज के कुछ क्या हैं, कुछ परिणाम हैं, प्रभाव हैं, है ना। तो बेनिफिट्स, एडवांसमेंट, इम्प्रूवमेंट्स, ये तीनों नहीं होंगे ना, क्योंकि इन तीनों का पॉजिटिव मीनिंग होता है। ये ऑप्शन सी कंसिक्वेंसेज यानी परिणाम, रिजल्ट्स हैं। क्लाइमेट चेंज के क्या हैं, ये सारे रिजल्ट्स हैं, जो भी है राइजिंग टेम्परेचर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट और मेल्टिंग आइस कैप, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। टू कम्बेट दिस मेनी कंट्रीज हैव प्लीज टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैस इमिशन बट प्रोग्रेस हैज़ बीन स्लो। इस चीज़ का सामना करने के लिए, इस चीज़ से निपटने के लिए बहुत सारे देशों ने ये प्लेज लिया है। प्लेज मतलब शपथ लेना, टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैस, कि वे अपने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करेंगे। बट प्रोग्रेस हैज़ बीन स्लो, लेकिन ये जो प्रोग्रेस यानी बहुत से लोग नहीं कर पा रहे, बहुत और कर भी रहे तो बहुत स्लो है, उतना तेज़ी से नहीं कर हो रहा है ये काम। In addition, some people are still skeptical of the dash of climate change or believe that it is a natural occurrence that humans can't do much about. इसके साथ साथ और तो और कुछ लोग इस चीज़ को मानते नहीं, उन्हें संशय है, उन्हें डाउट है, स्टिल अभी भी डाउट में है, ऑफ द डैश ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का किस चीज़ के डाउट में है, ये आपके ऑप्शन में दिखेगा यहाँ पर। फिक्सन, मीथ, रियलिटी, डिसेप्शन। फिक्सन मतलब कल्पना होता है, काल्पनिक होता है, रियल चीज़ नहीं होता है। मिथ का मतलब ही कल्पना ही होता है, और डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा। तो ये रियलिटी, बहुत सारे लोग को इसकी रियलिटी का डाउट है, वास्तविकता के बारे में वो क्लियर नहीं है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी क्लाइमेट चेंज की रियलिटी को नहीं समझ पा रहे हैं, ये सेंटेंस कह रहा है। और बिलीफ, और या वो ऐसा मानते हैं दैट इट इज़ ए नेचुरल अकरेंस, ये एक प्राकृतिक घटना है, दैट ह्यूमंस कांट डू मच अबाउट, जिसके बारे में मनुष्य कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता है। का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23 का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 24 पर। हाउएवर साइंटिस्ट एग्री दैट अर्जेंट एक्शन इज नीडेड टू प्रिवेंट द वर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। फिर भी जो वैज्ञानिक लोग हैं इस बात से सहमत हैं कि अर्जेंट एक्शन मतलब तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, किस चीज़ को, इसके वर्स्ट इम्पैक्ट को रोकने के लिए, यानी एकदम चरम सीमा पर चला जाए क्लाइमेट चेंज के प्रभाव, इसके दुष्परिणाम, इससे हमें बचने के लिए बहुत ज़रूरी और जल्द एक्शन लेने की आवश्यकता है। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली रिड्यूसिंग इमिशंस बट ऑल्सो अडेप्टिंग टू द चेंजेस दैट हैव ऑलरेडी डैश। कह रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। नॉट ओनली रिड्यूसिंग इमिशन, हमें केवल ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ हमें जो पहले से चेंजेज हो रखी हैं, यानी जो पहले से जितना टेम्परेचर बढ़ गया है या जितना ठंड पड़ रहा है, उस चीज़ को के प्रति खुद को ढालने की आवश्यकता है। अडेप्ट मतलब खुद को उसके प्रति अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। द चेंजेज दैट हैव ऑलरेडी डैश, यहाँ पे हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। इन तीनों ऑप्शन में आईएनजी लगा हुआ है, सारे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड, यानी क्लाइमेट चेंज के जो भी दुष्परिणाम पहले से हो रखे हैं, यानी जितना टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ रखा है, हमें उसके प्रति वैसे अनुकूलन हमें खुद को ढालना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। दिस माइट इन्वॉल्व बिल्डिंग सी वॉल्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट राइजिंग सी लेवल्स, planting drought resistant crops or developing new technologies to remove carbon from the atmosphere।
दिस माइट इन्वॉल्व, इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती थी? बिल्डिंग सी वॉल्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट राइजिंग सी लेवल, यानी समुद्र जब ग्लेशियर का बर्फ़ पिघलेगा तो समुद्र का जो सी लेवल है वो बढ़ता जाएगा। उसके लिए हमें ज़रूरत है कि समुद्र के किनारे सी वॉल्स, दीवार बनाने की आवश्यकता है। आगे प्लांटिंग ड्रॉप रेसिस्टेंट क्रॉप, यानी वैसे क्रॉप फसल रोपने की आवश्यकता है जिसकी वजह से सुखाड़ जो होता है ड्रॉप को रोके, यानी सुखाड़ प्रतिरोधी पौधे हमें लगाने की ज़रूरत है, प्लांट क्रॉप यानी फसल लगाने की ज़रूरत है। डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, हमें ऐसे नए तकनीक विकसित करने की आवश्यकता है जिसकी वजह से हम अपने एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सके, कार्बन की एब्जॉर्ब कर सके। अल्टीमेटली अंततः एड्रेसिंग climate change will require a dash effort from individuals, government and business around the world। अंत में क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? अ डैश एफर्ट फ्रॉम इंडिविजुअल्स, कैसा एफर्ट? ज्वाइंट, इंडिविजुअल, सॉलिटरी, सेपरेट। ये जो तीनों ऑप्शन है बी सी डी, इन तीनों का मतलब है अकेला, एक आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। क्या करना है? हमें ज्वाइंट एफर्ट लगाना पड़ेगा, सबका संयुक्त रूप से अगर सब मिलकर काम करेंगे, हर व्यक्ति, हर सरकार और हर बिजनेस यानी हर कंपनी, फैक्ट्री वाले अगर इस चीज़ के प्रति अगर वो काम करते हैं तो इस चीज़ से निपटा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू।